क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी के बुक में इतिहास का सेगमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हम लोग अभी पहला चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और ये इसका लास्ट पार्ट है, यानी आज हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। और आज की क्लास में इस चैप्टर के दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। एक है इटली का एकीकरण और दूसरा है जर्मनी का एकीकरण। इसके अलावा भी बहुत कुछ है आज की क्लास में, जैसे ब्रिटेन या फिर हम पोलैंड की बात करें कि यहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस चैप्टर से अक्सर मैप पूछा जाता है और वो इस क्लास के लास्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें कि मैं आपको इटली का और बाल्टिक जो इलाका है उस इलाके का मैप बताऊंगा। और फिर हम क्लास को ख़त्म करेंगे मारियान और जर्मेनिया के चित्र के साथ में। और क्लास के लास्ट में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा जो कि आप जवाब दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। अभिवादन स्वीकार करें एमएच रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। जैसा कि मैंने कहा कि आज की क्लास में हम दो देशों के एकीकरण की बात करेंगे, एक है जर्मनी, दूसरा है इटली। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जर्मनी के एकीकरण की। देखिए, आपको यहाँ पे पहली बात जो दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि जर्मनी का एकीकरण जो है ना वो 4 चरणों में पूरा होता है। तो जर्मनी के एकीकरण की कहानी शुरू कैसे होती है, तो देखिए शुरू होती है जब प्रसा की गद्दी पर विलियम प्रथम राजा बनता है। राजा बनने के बाद वो बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री बनाता है और ये बिस्मार्क जो है ना ये तुरंत लग जाता है अपनी सेना को मजबूत करने में। यानी बहुत ही कम समय में बिस्मार्क जो है प्रसा की सेना को काफ़ी शक्तिशाली बना देता है। और यही वह व्यक्ति है जो जर्मनी के एकीकरण की भूमिका तैयार करता है। यानी जर्मनी के एकीकरण में अगर हमें किसी को महत्व देना है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा, तो वो बिस्मार्क का रहा। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से बिस्मार्क जो है अपनी योजनाओं को लागू करता है या क्रियान्वित करता है और जर्मनी के विभिन्न इलाकों को आपस में जोड़कर जर्मनी का एकीकरण पूरा करता है। पहले चरण की बात करें ना, सबसे पहले देखिए बिस्मार्क क्या करता है, काफ़ी दिमाग वाला व्यक्ति है ये, ठीक है। ये ऑस्ट्रिया को अपना दोस्त बनाता है। ऑस्ट्रिया उस समय काफ़ी शक्तिशाली था। ऑस्ट्रिया को दोस्त बनाकर ये डेनमार्क से युद्ध करता है और डेनमार्क को उस लड़ाई में हरा देता है। और डेनमार्क को हराने के बाद कुछ इलाके जो हैं वो इसके नियंत्रण में आ जाते हैं और उन्हीं उपनिवेशों की आड़ लेकर ये फिर क्या करता है, 1866 में ऑस्ट्रिया से ही युद्ध कर लेता है। यानी पहले ऑस्ट्रिया को अपना दोस्त बनाया, दोस्त बनाकर डेनमार्क को हराया। उसके बाद जब इसकी ताकत बढ़ जाती है तो फिर ये क्या करता है, उसी ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। तो यहाँ पे पहला चरण पूरा होता है जब वो डेनमार्क को हराता है और डेनमार्क के नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है। अब दूसरा चरण जो शुरू होगा वो शुरू होगा ऑस्ट्रिया की कहानी के साथ। आप एक बात ख्याल रखिएगा, अगर जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कोई थी ना तो वो बाधा थी ऑस्ट्रिया। यानी ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा रोड़ा था और इस रोड़े को हैंडल किया किसने, बिस्मार्क ने। बहुत ही चालाकी से हैंडल किया। बिस्मार्क क्या करता है, दुनिया की जितनी भी शक्तियां थी ना उन शक्तियों को इसने तटस्थ कर दिया। अब एक शब्द है तटस्थ। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है ना उसमें तटस्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है कि जब आप किसी का ना तो पक्ष ले रहे हैं न ही विपक्ष में जा रहे हैं। तो इसने क्या किया, बिस्मार्क ने क्या किया, बहुत चालाकी से दुनिया के विभिन्न देशों को ना इस मामले से तटस्थ कर दिया। यानी अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो आप ऑस्ट्रिया के साथ भी न दें। और इस तरह से वो ऑस्ट्रिया को सेडोवा में हरा देता है। इसके बाद क्या होता है कि जो मेन नदी है ना उस मेन नदी के उत्तर में जितने भी इलाके हैं उन सारे इलाकों को मिलाकर ये उत्तरी जर्मनी नाम से एक राज्य संघ की स्थापना करता है। तो इस तरह से दूसरा चरण पूरा होता है। तीसरे चरण की बात करें तो इसमें 1867 में मैक्लेनबर्ग और सैक्सनी को भी क्या किया जाता है, जर्मनी में मिला दिया जाता है। और चौथे चरण में जो कि 1871 में शुरू होता है, ये फ्रांस को पराजित कर देता है। और फ्रांस को पराजित करने के बाद जो दक्षिण के इलाके थे ना उन सारे इलाकों को भी ये जर्मनी साम्राज्य का हिस्सा बना लेता है। और इस तरह से प्रसा के जो राजा है, ठीक है, वो समस्त जर्मनी का सम्राट घोषित किया जाता है। और इस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है। तो आपने देखा कि कितनी समझदारी से बिस्मार्क जो है वो जर्मनी का एकीकरण पूरा करता है। अब सवाल है कि जब बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण कर रहा है तो क्या उस समय जर्मनी के एकीकरण में कोई बाधाएं नहीं थी? बाधाएं थी, कई सारी बाधाएं थी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में क्या क्या बाधाएं थीं, तो इनमें से आप ये पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जो एकीकरण की भावना थी ना जर्मनी के अंदर, वो भावना केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित थी।
यानी जो पढ़े लिखे लोग थे ना, वो चाहते थे कि जर्मनी को एकीकृत कर दिया जाए, लेकिन जो साधारण जनता है, आम आवाम है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा मतभेद था किनके बीच में? तो जो जर्मनी के नेता हैं ना, उनके मन में भी मतभेद है, मतलब वो लोग एक राय नहीं है कि जर्मनी का एकीकरण किया जाए या न किया जाए। इसके अलावा जो जर्मनी है वो कई सारे राज्यों में बटा हुआ था, वो राज्यों के अंदर भी राष्ट्रीय भावना का अभाव था। वो नहीं चाहते थे कि एकीकरण किया जाए, वो चाहते थे कि अपनी स्वायत्तता उनकी बनी रहे। और सबसे बड़ा जो दुश्मन है जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में, जो सबसे बड़ा बाधा, वो कौन रहा? ऑस्ट्रिया। और उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। मेटरनिक एक प्रतिक्रियावादी नेता था और वो कभी चाहता नहीं था कि ऑस्ट्रिया से ज़्यादा शक्तिशाली कोई बने, और इसलिए उसने पूरा प्रयास किया जर्मनी के एकीकरण को रोकने का। इसके अलावा फ्रांस भी जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में एक बाधा रहा, हालांकि बिस्मार्क ने अपनी चालाकी से फ्रांस को भी पराजित कर दिया। जर्मनी के कुछ सामंत थे, शाही घराने थे, उनको लगता था कि पहले जो जर्मनी जो है ना, अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है और हर क्षेत्र पर किसी न किसी का नियंत्रण है, तो वहाँ पे उनके पास ज़्यादा अधिकार है, और इस वजह से ये सामंत और शाही घराने के लोग भी जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये कुछ बाधाएं हैं जिनका सामना जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में बिस्मार्क को करना पड़ा। अब बार बार एक नाम आ रहा है, बिस्मार्क, जो वहाँ का प्रधानमंत्री रहा। तो हम समझते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका रही। यानी अगर ये सवाल किया जाता है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका बताएं, तो आप यहाँ से बहुत अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। देखिए, जर्मनी का एकीकरण आपको पता ही है कि शुरू कब होता है? जब प्रसा की गद्दी पर विलियम प्रथम जो है वो राजा बनता है, और वो बनते ही क्या करता है? बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और बिस्मार्क सबसे पहले किस पर फोकस करता है? तो अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने पर, और इस तरह से वो क्या करता है? जर्मनी के एकीकरण का प्रयास शुरू करता है। सबसे पहले वो क्या करता है? तो ऑस्ट्रिया से दोस्ती करता है और डेनमार्क को हरा देता है, और फिर उसके बाद जब इसकी शक्ति बढ़ती है तो ये ऑस्ट्रिया को ही हरा देता है। आगे जाकर फ्रांस से युद्ध करता है। उसके बाद जो दक्षिण के राज्य हैं, इन सारे राज्यों को धीरे धीरे बिस्मार्क क्या करता है? जर्मनी का हिस्सा बना लेता है। अगर हमें बिस्मार्क को एक कूटनीतिज्ञ के रूप में देखना हो, कूटनीतिज्ञ का मतलब होता है डिप्लोमैट के रूप में, तो आप इसे भी बता सकते हैं। कुछ तर्क आपको देना होगा। जैसे देखिए, बिस्मार्क की अगर हम बात करें ना, तो आपने देखा था ना कि उसने प्रसा का क्या किया था? शस्त्रीकरण किया था, वहाँ की सेना को मजबूत किया था। लेकिन ध्यान रहे कि प्रसा की संसद ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। यानी प्रसा की संसद की अनुमति के बिना ही बिस्मार्क ने क्या किया? प्रसा का शस्त्रीकरण किया, यानी प्रसा की सेना को मजबूत बनाया। आपने देखा उसकी चालाकी को, कैसे वो ऑस्ट्रिया को अपने पक्ष में करता है और डेनमार्क को हरा देता है। उसके बाद ऑस्ट्रिया को भी निपटा देता है, फ्रांस को भी निपटा देता है। एक ऐसा माहौल पैदा कर देता है जिस माहौल में ये मतलब कि समझ में आने लगता है कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस जो है ना, वो बेसिकली कौन है? आक्रमणकारी हैं। तो कोई भी देश उनकी मदद को नहीं आता है। ये समाजवादियों को तो कुचलता है, लेकिन इसको पता है कि जो काम ये कर रहा है उसके लिए मजदूरों का समर्थन होना ज़रूरी है, तो ये मजदूरों के हित के लिए काम करता है। ये कैथोलिक चर्च से कभी दुश्मनी कर लेता है, कभी दोस्ती कर लेता है। इसके अलावा ये एक त्रिदलीय समझौता करता है, और उस समझौते के माध्यम से 20 वर्षों तक फ्रांस को यूरोपीय शक्तियों से अलग रखता है। यानी कोई भी यूरोपीय शक्ति जो है वो फ्रांस की मदद के लिए नहीं आती है। तो ये सारी जो चालाकियां आपको दिख रही है ना, ये चालाकियां स्पष्ट करती हैं कि बिस्मार्क एक काफ़ी अच्छा कूटनीतिज्ञ भी था। अब हम बात करेंगे इटली के एकीकरण की, लेकिन इटली के एकीकरण से पहले इटली का एक बार मैप देख लेते हैं कि एकीकरण से पहले का इटली कैसा था। देखिए, एकीकरण से पहले का इटली जो है ना, वो करीबन 7 इलाकों में बटा हुआ था। ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, ये किंगडम ऑफ सार्डिनिया है। इसके अलावा यहाँ पे लंबार्डी है, ये वेनेसिया है, यहाँ पे परमा है, मोडेना है, मेडोना है, और ये टस्कनी है, ये पैपल हो गया, और ये हो गया किंगडम ऑफ द टू सिसली, यानी 2 सिसली का क्षेत्र। तो ये पूरा का पूरा ना इटली जो है ना, कुछ ऐसा पहले दिखता था। इटली के उत्तर में देखिए, ये हैब्सबर्ग साम्राज्य है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी पिछली क्लासेज में डिस्कस कर चुका हूँ। इस तरफ स्विट्जरलैंड है, और इस तरफ क्या है? फ्रांस है। और इन सारे इलाकों को मिलाकर, यानी कौन से इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ? तो मैं सार्डिनिया की बात कर रहा हूँ। लोम्बार्डी है, वेनेशिया है, ये परमा है, या फिर टस्कनी है, पैपल्स है, या फिर सिसली है। इन सारे इलाकों को मिलाकर इटली का एकीकरण किया जाएगा। तो इटली के एकीकरण की कहानी हम अब समझने वाले हैं। देखिए, एकीकरण से पहले अगर इटली की बात की जाए, तो राजनीतिक रूप से इटली जो है ना, बिखरा हुआ है।
यानी एकीकृत नहीं है। कई सारे राज्यों में ये बटा हुआ था, करीबन 7 राज्यों में, कितने? 7 राज्यों में ये बटा हुआ था। और इनमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमेंट जो है ना, वहीं पर जो है इटली भाषा ज़्यादा बोली जाती थी, या इतालवी जो राजघराने के लोग थे उनका शासन था। उत्तरी भाग की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे ऑस्ट्रिया का जो हैप्सबर्ग साम्राज्य था उसका नियंत्रण था। मध्य इटली पर पोप का शासन था। दक्षिणी भाग पर स्पेन का जो बुर्बो वंश था उसका शासन था। यानी इटली के अलग अलग इलाकों पर अलग अलग शासकों का शासन था। कौन कौन से शासकों की हमने बात करी तो देखिए, सार्डिनिया पिडमेंट पर तो इतालवी लोग हैं, लेकिन उत्तरी भाग पर कौन है? हैप्सबर्ग है। मध्य में कौन है? पोप है। और दक्षिण में कौन है? बुर्बो वंश है। अब इटली का एकीकरण की कहानी हम समझते हैं। देखिए, इटली के एकीकरण की कहानी ऑलमोस्ट वैसी ही है जैसे कि जर्मनी की एकीकरण की कहानी थी। ठीक है, वहाँ पे भी एक शासक है और वो एक प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, और उसी प्रधानमंत्री के माध्यम से यानी बिस्मार्क के माध्यम से जर्मनी के एकीकरण की कहानी शुरू होती है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। जो सार्डिनिया पिडमंट है ना, इसका शासक है जिसका नाम है विक्टर इमैनुअल द्वितीय। विक्टर इमैनुअल द्वितीय के हाथों ही क्या होता है? इटली का एकीकरण शुरू होता है। और इटली के एकीकरण में योगदान देने वाले जो लोग हैं ना, उसमें एक तो खुद ये इमैनुअल हो गया, इसके अलावा मैत्सनी है जो एकीकरण का प्रयास करेगा, हालांकि वो नाकाम हो जाएगा, लेकिन इसकी नाकामी की जो कसर होती है वो कसर पूरा करता है कौन? काबूर और गैरीबोल्डी आकर, और ये इटली के एकीकरण की कहानी को मुकम्मल करते हैं। इटली का एकीकरण भी ना 4 चरणों में हुआ, और एक एक चरण को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इटली के एकीकरण के अगर हम पहले चरण की बात करें तो 1832 में काबूर जो है ना, वो सार्डिनिया पिडमेंट का प्रधानमंत्री बनता है। यानी वहाँ का जो शासक है वो क्या करता है? काबूर को प्रधानमंत्री बनाता है, जैसे कि जर्मनी में किसको बनाया गया था? बिस्मार्क को बनाया गया था। ये क्या करता है? तुरंत बिस्मार्क की तरह राज्य की शक्ति बढ़ाने में लग जाता है, और क्रीमिया के युद्ध में भाग लेता है, और इसके माध्यम से ये सार्डिनिया को और शक्तिशाली बनाता है। ये फ्रांस से एक संधि कर लेता है, और उस संधि के माध्यम से ये ऑस्ट्रिया को हरा देता है। आगे जाकर 1869 ईस्वी में लुम्बार्डी जो है वो भी सार्डिनिया पिडमेंट में शामिल हो जाता है। यानी जिस तरह जर्मनी में एकीकरण की कहानी प्रसा से शुरू होती है, इटली में एकीकरण की कहानी सार्डिनिया पिडमेंट से शुरू होती है। तो आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ रही होंगी। द्वितीय चरण की बात करें, द्वितीय चरण में मोडेना का इलाका, टस्कनी है, परमा है, इन सभी इलाकों में ना जनमत संग्रह किया गया, और उस जनमत संग्रह के माध्यम से इन इलाकों का सार्डिनिया पिडमेंट में विलय हो गया। तीसरे चरण जो है वो 1860 में शुरू होता है, जब गैरीबोल्डी क्या करता है? सिसिली और नेपल्स जो दक्षिण में थे उनको जीत लेता है, और जीत कर उसे इटली का हिस्सा बना देता है। तो काबूल के बाद कौन आ रहा है? गैरीबोल्डी आ रहा है। चौथे चरण में अगर देखें 1860 में ऑस्ट्रो प्रसा युद्ध होता है, और इसमें ये लोग क्या करते हैं? वेनेशिया पे कंट्रोल कर लेते हैं। 1870 में फ्रांस प्रसा युद्ध होता है, और इसके माध्यम से रोम पर भी सार्डिनिया पिडमेंट का नियंत्रण हो जाता है। 1870 में ही फ्रांस जो है ना वो रोम से अपनी सेना हटा लेता है, और इसी अवसर का फ़ायदा उठाकर जो इमैनुअल द्वितीय है, जो उस समय का राजा है कहाँ का? पिडमेंट का, सार्डिनिया पिडमेंट का, वो क्या करता है? पेपल राज्यों को भी इटली में शामिल कर लेता है। और इस तरह 1871 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को फिर फाइनली क्या किया जाता है? इटली का राजा घोषित किया जाता है, और रोम को इटली की राजधानी बनाई जाती है, और इस तरह से इटली का एकीकरण जो है वो मुकम्मल होता है। लेकिन एक कहानी इसमें अधूरी रह गई, और वो रह गई किसकी? मैत्सनी की। तो हम बात करेंगे मैत्सनी के बारे में भी आगे की क्लासेज में। देखिए, इटली के एकीकरण में मैत्सनी के योगदान की बात करें, 1806 में ये पैदा हुआ। पहले इसके बारे में जानिए। 1806 में पैदा हुआ, कहाँ पे? जेनोवा में पैदा हुआ। क्रांतिकारी विचारों वाला व्यक्ति है, मतलब अपने अधिकारों को लड़कर लेने की बात करता है। और ये क्या करता है? एक ना संगठन बनाता है जिसका नाम है यंग इटली। किस लिए बनाता है? तो ये इटली के जो युवक हैं ना, उन युवकों में राष्ट्रीय हित के लिए बलिदान की भावना का विकास करने के लिए एक संगठन बनाता है, यंग इटली नाम का। संगठन कब बनता है? 1832 में। ठीक है। और इस संगठन का जो मेन उद्देश्य था ना, वो क्या था? इटली से ऑस्ट्रिया को खदेड़ कर वेनेसिया और लंबार्डी पर क्या करना? उसको मुक्त कराना, और उस पर इटली का नियंत्रण करवाना। और आगे जाकर इटली को इसमें कामयाबी मिलती है। ठीक है। हालांकि मैत्सनी इस मामले में कामयाब नहीं होता है, लेकिन मैत्सनी के बाद जो काबूल और गैरीबोल्डी आते हैं वो मैत्सनी के अधूरे काम को पूरा करते हैं।
यंग इटली के ना कुछ अन्य उद्देश्य थे। अगर पार्टिकुलरली आपसे यंग इटली के बारे में पूछा जाए तो आप ख्याल रखेंगे कि मैथ्सिनी ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है? और इसके उद्देश्यों में एक तो उद्देश्य हम देख चुके हैं, इसके अलावा भी इसके कुछ उद्देश्य हैं। एक था स्वतंत्र इटली का एकीकरण करना, दूसरा एकीकरण के बाद देश में गणतंत्र की स्थापना करना और गणतंत्र इटली का ना एक अपना संविधान बनाना, ये यंग इटली के कुछ उद्देश्य रखे गए थे। अब ख्याल रहे मैथ्सिनी जो है एकीकरण के उद्देश्य को तो पूरा नहीं कर सका, लेकिन उसने जो काम किए, उसने क्या की, एक तरह से एकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार कर दी और उस पर आकर आगे जाकर काबूर और गैरिबॉल्डी आते हैं और वो मैथ्सिनी के द्वारा जो काम अधूरा छोड़ा गया था उसे पूरा करते हैं और इटली का एकीकरण मुकम्मल होता है। इटली के एकीकरण में अगर काबूर के योगदान को हमें अलग से बताना हो तो आप ख्याल रखिए 1848 में इटली में क्रांतिकारी विद्रोह शुरू होता है, लेकिन इन विद्रोहों से कुछ खास हासिल नहीं होता है, ये विद्रोह जो है नाकाम हो जाते हैं। अतः इटली को एकीकृत करने के लिए जिम्मेदारी जो है ना उस समय का राजा जो है विक्टर इमैनुअल द्वितीय जो है वो अपने प्रधानमंत्री काबूर को सौंपता है और इसी के प्रयासों से क्या होता है, फ्रांस और सार्डिनिया पिडमेंट के बीच में एक कूटनीतिक संधि होती है और इस संधि का परिणाम ये निकलता है कि 1859 में ऑस्ट्रिया को ये हराने में कामयाब होते हैं। ध्यान रखें, फ्रांस के साथ दोस्ती की और फ्रांस के साथ मिलकर इसने क्या किया, ऑस्ट्रिया को हरा दिया और इस तरह से जो लुम्बार्डी का इलाका था उस पर सार्डिनिया पिडमेंट का अधिकार हो गया। आगे जाकर टस्कनी, मोडेना, परमा, उत्तर में जो पोप के राज्य थे वो सब भी धीरे धीरे क्या हो गए, सार्डिनिया में शामिल होते गए। बस बच क्या गया, तो वो बच गया सिसिली के दो राज्य, जो सिसिली के दो राज्य थे दक्षिण में, केवल वही रह गए और वो जिन्हें सार्डिनिया के साथ मिलना था, बस यही दो बच गया। अब ये बच गया है तो ये कहानी कौन मुकम्मल करेगा, ये मुकम्मल करेगा गैरिबॉल्डी आकर। तो आइए समझ ही लीजिए, इटली के एकीकरण में अगर गैरिबॉल्डी का योगदान आपको बताना हो तो पहले जानिए कि गैरिबॉल्डी कौन था। गैरिबॉल्डी इटली का एक महान देशभक्त था। जन्म इसका हो रहा है 1807 में और इटली के नीस नगर में ये पैदा होता है। सार्डिनिया की जो जल सेना थी ना उसमें ये नाविक के तौर पर काम किया था और जब मैथ्सिनी जो है ना यंग इटली की स्थापना करता है ना, उस यंग इटली के साथ भी ये जुड़ा हुआ था। आगे जाकर 1834 में पिडमेंट के जो गणतंत्रीय विद्रोह होते हैं उसमें भी ये हिस्सा लेता है, लेकिन इसे पकड़ लिया जाता है और इसे मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई जाती है। ये भागता है और अमेरिका चला जाता है और वहाँ पे ये क्या करता है, अमेरिका में होने वाले युद्धों में भाग लेता है और वहीं पर ये एक कला सीखता है जिस कला को हम कहते हैं गुरिल्ला युद्ध कला, यानी छिप कर लड़ने की नीति। अब इटली के एकीकरण में गैरिबॉल्डी का योगदान क्या रहा, तो देखिए 1839 में मैथ्सिनी की अध्यक्षता में गणतंत्र की स्थापना होने के बाद गणतंत्र की रक्षा का भार जो है ना वो अपने ऊपर ले लेता है। यानी कि गणतंत्र की रक्षा कौन करेगा, गैरिबॉल्डी करेगा। रोम के जो दक्षिणी सीमा है वहाँ पे वो कुछ युद्ध लड़ता है। 1860 में वो सिसिली निवासियों के साथ मिलकर वहाँ के शासकों के विरुद्ध विद्रोह कर देता है और इसके बाद वो अपना एक संगठन बनाता है, एक दल बनाता है जो लाल कुर्ता के नाम से जाना जाता था। लाल कुर्ता यानी रेड शर्ट्स, और इस दल की सहायता से वो सिसिली पर अधिकार कर लेता है। सिसिली के पश्चात वो नेपल्स पे भी आक्रमण करता है और उसे भी इटली में मिला देता है। यानी खास करके सिसिली और नेपल्स की इटली में विलय में किसका योगदान रहा, गैरिबॉल्डी का योगदान रहा। तो इटली के एकीकरण की पूरी कहानी आपने समझी। आपने ये भी जाना कि अगर अलग से हमें इटली के एकीकरण में मैथ्सिनी का योगदान, काबूर का योगदान या गैरिबॉल्डी का योगदान बताना हो तो वो भी हम इजीली बता सकते हैं। अब जैसे जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं उत्पन्न हुई थी, वैसे ही हम समझते हैं कि इटली के एकीकरण में ना क्या क्या बाधाएं थीं। देखिए, इटली के एकीकरण में पहला बाधा है इटली के अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा होना। देखिए, इटली अगर बात करें तो इटली ना पुनर्जागरण आंदोलन के लिए जाना जाता है। पुनर्जागरण आंदोलन जो है वो इटली में ही शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ना 16वीं शताब्दी में इटली काफ़ी कमज़ोर हो गया था। वो कई सारे छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। दूसरा कारण है विदेशी शक्तियों का इटली के अनेक भागों पर अधिकार। अब आपको पता चल ही चुका है कि इटली काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। अब इसकी कमज़ोरी का लाभ उठाकर बहुत सी विदेशी शक्तियाँ, खास करके इसमें आप ऑस्ट्रिया और फ्रांस को ख्याल कीजिए, ये क्या करते हैं, इटली के अनेक भागों पर अपना अधिकार कर लेते हैं। जो वेनेशिया का इलाका है या लोम्बार्डी है वो ऑस्ट्रिया के कब्ज़े में था, जबकि कुछ और इलाका जो है वो फ्रांस के अधिकार में था। तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस जो है वो इटली की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं और इटली के विभिन्न भागों पर अपना नियंत्रण कर लेते हैं। इसके अलावा भी कुछ बाधाएं हैं।
वियना कांग्रेस की बात कर लेते हैं। देखिए, नेपोलियन ने सारे इटली को जीतकर पूरे के पूरे इटली पर नेपोलियन का कब्जा हो गया था और वहाँ पे उसने क्या किया, उन सारे इलाकों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। लेकिन उसके पतन के बाद यूरोप में जो वियना की कांग्रेस हुई, यानी वियना सम्मेलन जो हुआ, उसने फिर से क्या किया, इटली के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वही पुराने शासक जिनके हाथ में इटली के अलग अलग इलाके थे उनको दोबारा से सौंप दिया गया। रोम के पोप की भी भूमिका कम नहीं रही। रोम का जो पोप था ना, वो रोम के आसपास के एक लंबे चौड़े इलाकों पर ना अपना मतलब कि कंट्रोल रखा हुआ था, उस पे उसको हथियार रखा था उसने। और वो मानता था कि जितना भी ईसाई जगत है ना, उस ईसाई जगत का ये क्या है, नेता है। और इसलिए वो किसी भी हालत में इटली के एकीकरण को अपने खिलाफ मानता था कि इसको उसको लगता था कि इसकी वजह से ना हमारी शक्ति में क्या आएगी, कमी आएगी। उसने क्या किया, बाहर से फ्रांस की सेनाएं बुला ली ताकि रोम में वो तैनात कर सके, ताकि इटली कभी भी उसे छीन ना सके। अनुदारवादी शासकों का भी योगदान रहा इटली के एकीकरण में बाधा उत्पन्न करने में। देखिए, इटली केवल छोटे छोटे राज्यों में बटा ही नहीं था, बल्कि इन राज्यों के शासक जो थे ना, वो काफ़ी स्वार्थी थे, ऐश्वर्यपूर्ण थे, अनुदारवादी थे। राष्ट्रीयता के नाम से तो उनको नफरत थी, ठीक है, राष्ट्रीयता की बात उनके सामने करो ही मत। और ऐसे स्वार्थी और अनुदारवादी शासक भी इटली के एकीकरण में एक बाधा के तौर पे काम कर रहे थे। तो ये इटली के एकीकरण में ना कुछ बाधाएं हैं। अब हम बात करने वाले हैं ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का विकास। आप समझ सकते हैं ये ब्रिटेन है, टाइपिंग एरर है। तो हम ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का विकास समझ रहे हैं, और ये समझ क्यों रहे हैं, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, ब्रिटेन में जो राष्ट्रवाद का विकास रहा ना, उसका इतिहास बाकी यूरोप से अलग रहा। कैसे अलग रहा, तो देखिए, बाकी यूरोप के देशों की बात करें, अगर हम स्पेन की बात करें, बेल्जियम, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी या फिर फ्रांस, इन सभी जगहों पे राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ है ना, उसका कनेक्शन क्रांति से है। यानी क्रांति हुई है और क्रांति के माध्यम से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। लेकिन ब्रिटेन में राष्ट्रीयता की भावना का विकास जो है ना, वो धीरे धीरे हुआ है, क्रमिक रूप से हुआ है। अब सवाल है कि ब्रिटेन का एकीकरण कैसे हुआ। तो देखिए, ब्रिटेन जो है ना, वो कई सारे द्वीप समूहों में बटा हुआ था। उसमें अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश, इस तरह के ना निर्जातीय पहचान रखने वाले लोग रहते थे। आंग्ल सांसद ने, यानी ब्रिटेन की सांसद ने 1688 में राजतंत्र से ना ताकत छीन ली, यानी राजा की शक्ति में कटौती की गई और संसद के माध्यम से इसे एक राष्ट्र राज्य के रूप में तब्दील कर दिया, जिसका केंद्र बनाया गया इंग्लैंड को। तो ये बात ख्याल रखिए, 1668 में जो ब्रिटेन की संसद है, वो वहाँ के राजा से, यानी कि राजतंत्र जो था ना, उसकी ताकत को कम किया जा रहा है और संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य की स्थापना की जा रही है और इसी राष्ट्र राज्य का केंद्र जो है वो इंग्लैंड को बनाया जाता है। आगे जाकर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में ना एक समझौता होता है, जिसे हम बोलते हैं एक्ट ऑफ यूनियन करके, 1707 में, और इसके माध्यम से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनता है, यानी उसमें स्कॉटलैंड भी शामिल हो जाता है। इसके अलावा 1801 में ये आयरलैंड को बलपूर्वक जो है ना यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया जाता है। तो इस तरह से वेल्स, आयरलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, इन सारे इलाकों को मिलाकर आज हम क्या कह देते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कह देते हैं। तो जब आपसे कहा जाए कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन शामिल हैं, तो आप ख्याल रखेंगे स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है, ठीक है, और आयरलैंड। इसी तरह यूरोप का एक और देश है बेल्जियम। बेल्जियम में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, तो देखिए, बेल्जियम जो है ना, वो हॉलैंड के नियंत्रण में था और हॉलैंड का जो शासक था ना, वो अपने शासन व्यवस्था में जो ऊंचे पद होते हैं ना, वो केवल हॉलैंड वालों को ही देना चाहता था। उसने क्या किया, सभी विद्यालयों में प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षा की आज्ञा दी कि हर विद्यालय में क्या करना है, प्रोटेस्टेंट धर्म के बारे में पढ़ाना है। आपको पता ही होगा, ईसाई धर्म में दो समुदाय, एक प्रोटेस्टेंट और दूसरा कैथोलिक। 1830 में बेल्जियम के लोग जो है ना, वो विद्रोह कर देते हैं और इंग्लैंड विद्रोहियों का साथ देता है और इस तरह से हॉलैंड को, बेल्जियम को क्या करना पड़ता है, आज़ाद करना पड़ता है। यानी बेल्जियम किसका किसका गुलाम था, बेल्जियम किसके नियंत्रण में था, हॉलैंड के नियंत्रण में था। और बेल्जियम 1830 में क्या होता है, हॉलैंड से मुक्ति पाता है और इस तरह बेल्जियम भी इंग्लैंड की तरह ही अपना एक संविधान लागू करता है। तो कुछ इस तरह से बेल्जियम में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। एक और देश है पोलैंड।
ठीक है, हम पोलैंड में राष्ट्रवाद के विकास को समझ रहे हैं। ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको मेन टॉपिक देखना है तो आप ना अगर आप डिटेल में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तो वहाँ से आप मेन टॉपिक को भी देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं पोलैंड में राष्ट्रवाद के विकास की। देखिए, जो वियना की कांग्रेस थी ना, यानी जो वियना सम्मेलन हुआ था ना, उसने क्या किया था, पोलैंड के बहुत बड़े भाग को रूस को दे दिया था। आपको याद होगा, नेपोलियन को ये लोग हराते हैं और नेपोलियन के जीते गए क्षेत्रों को इन लोगों ने आपस में बांट लिया था। तो पोलैंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसको मिला था? रूस को मिला था। किसको? रूस को। और धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ के लोगों के अंदर ना राष्ट्रीयता की भावना जगती है। और 1848 में पोलैंड में वर्सा जो है ना एक जगह है, और यहाँ पे ना क्रांति शुरू हो जाती है। हालांकि रूसी सेना इस विद्रोह को बड़ी कठोरता के साथ दमन कर देती है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे समझिए कि विद्रोही जो थे ना, उन विद्रोहियों को ये लग रहा था कि जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं ना, वो उनकी सहायता करेंगे। लेकिन भला आप खुद सोचिए, रूस उस वक्त कोई कमज़ोर देश थोड़े ना था। रूस से दुश्मनी मोल कौन लेता? तो कोई भी इनकी मदद के लिए नहीं आया। बाल्कन प्रदेश में राष्ट्रीय तनाव की बात करनी है, तो बाल्कन प्रदेश में राष्ट्रीय तनाव की अगर हमें बात करनी है तो पहले हमें एक बार बाल्कन प्रदेश का आइडिया होना चाहिए। तो आप नोटिस कीजिए, देखिए, अगर आप इस मैप में पूरब में देखेंगे, आपको वैसे मैप समझ में आता है ना, मैप जब हम देखते हैं ना, तो नॉर्थ जो है वो ऊपर की तरफ और नीचे क्या होगा? साउथ होगा। राइट साइड में आपके दाहिने हाथ की तरफ क्या होगा? ईस्ट होगा। और आपके लेफ्ट हैंड की तरफ क्या होगा? वेस्ट होगा। यानी ये हो गया उत्तर दिशा, नीचे क्या हो गया? दक्षिण हो गया, और दाहिने हो गया पूरब, और इस तरफ क्या हो गया? पश्चिम हो गया। ठीक है, तो देखिए, हम ना बाल्कन प्रदेश किसे कह रहे हैं? जो ये आपको यहाँ पे सागर दिख रहा है, ब्लैक सी, काला सागर, ठीक है, और इधर आपको सागर दिख रहा है एड्रियाटिक सी। आप देख लीजिए, ये क्या है? एड्रियाटिक सागर है। तो ये ब्लैक सी और एड्रियाटिक सी के बीच में ये जो यूरोप के देश हैं ना, इन्हीं देश को हम बाल्कन प्रदेश कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? हम बाल्कन प्रदेश बोलते हैं। तो कौन कौन से देश हैं इसमें? देखिए, ये स्लोवेनिया है, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनिग्रो, अल्बानिया और ग्रीस। और यहाँ से आए तो हम हंगरी, सर्बिया, मैसिडोनिया, ठीक है, इधर क्या हो गया? बुल्गारिया, और ये रोमानिया हो गया। तो ये जो देश आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे देशों का समूह क्या कहलाता है? बाल्कन प्रदेश कहलाता है। अब बाल्कन प्रदेश में राष्ट्रीय तनाव जो होता है वो कैसे होता है? तो देखिए, जो हमने देखा काला सागर और एड्रियाटिक सागर, इनके बीच का जो इलाका है, जिसमें कि आज का रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, जिसे आप ग्रीस कह रहे हो, मेसिडोनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, ये सारे राज्य जो है ना, इनको क्या बोला जाता है? बाल्कन प्रदेश बोला जाता है। बहुत समय तक इन इलाकों पर ना, ये जो बाल्कन के इलाके हैं, इन इलाकों पर दो साम्राज्यों के बीच ना टक्कर होती रही कि इस पर नियंत्रण किसका होगा। और वो कौन है? तो यूरोपीय शक्तियाँ, और एक तरफ से कौन है? टर्की। अब यूरोपीय शक्तियाँ मतलब ईसाई जगत, और टर्की का मतलब है मुस्लिम जगत। यानी मुस्लिम जगत और ईसाई जगत के बीच में बाल्कन प्रदेश पर नियंत्रण के लिए लंबा संघर्ष चलता रहा। ठीक है, 1875 के बाद इन राज्यों में ना राष्ट्रीय तनाव पैदा होने लगा। एक तरह से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा। जो बाल्कन राज्यों के बहुत से नागरिक जो थे ना, वो क्या थे? ईसाई थे। लेकिन तुर्की जो क्या था? मुसलमान, यानी मुस्लिम शासक थे। उनके अधीन ये सारे देश थे, और ये ना मनमाने तरीके से इन पर अत्याचार कर रहे थे। आप समझ सकते हैं, तुर्की में किसका शासन है? मुस्लिम का। ठीक है, तो वो जो मुस्लिम समुदाय के तुर्की के शासक वर्ग के लोग हैं, वो बाल्कन में रहने वाले जो ईसाई नागरिक हैं ना, उनके साथ में अत्याचार कर रहे हैं। 19वीं सदी में तुर्की जो है ना, उसका साम्राज्य काफ़ी शिथिल हो गया, यानी तुर्की काफ़ी कमज़ोर सा हो गया था। उस समय एक शब्द इस्तेमाल किया गया तुर्की के लिए, यूरोप का बीमार। तो यूरोप का बीमार किसे कहा गया है? ये तुर्की को कहा गया था। इसलिए तुर्की की ये जो कमजोरी है ना, इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर जो बाल्कन राज्य थे ना, उन्होंने क्या किया? वहाँ के लोगों ने तुर्कों के विरोध में विद्रोह करना शुरू कर दिया। और जब फ्रांस की क्रांति होती है या नेपोलियन के युद्धों की बात करें, तो उसकी वजह से क्या होता है? राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है, और इससे बाल्कन में रहने वाले लोग भी अब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष छेड़ देते हैं। बाल्कन क्षेत्र में यूरोप के अनेक देश अपना अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे, अपने प्रभाव में उन्हें रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? यहाँ की समस्या को और भी उलझा दिया। जैसे हम रूस की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, या फिर ऑस्ट्रिया हंगरी की बात करें, ये लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए ना बाल्कन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना चाहते थे, और इस वजह से ये प्रदेश जो है एक तनाव का विषय बन गया।
अब देखिए, कभी-कभी ना ये भी पूछ दिया जा सकता है आपसे, और ऐसे ना पहले पूछा भी गया है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में क्या समानता है? दोनों में क्या कॉमन बात है? देखो, दोनों में कुछ चीज़ें समान है। क्या? तो दोनों जगहों पे ना क्या किया गया, यहाँ पे गणतंत्र को अपनाया गया। क्या किया गया? लोक गणतंत्र को अपनाया गया। इसके अलावा यहाँ पे एकीकरण का जो काम है ना, वो जनता द्वारा संपन्न नहीं होता, ख्याल रखिएगा, जनता द्वारा संपन्न नहीं होता। यूरोप के बाकी देशों में देखेंगे तो ऐसे ही समानता दिखेगा, लेकिन यहाँ पे एकीकरण का काम जो है दोनों देशों के राजाओं द्वारा किया जाता है। आप ख्याल कीजिए, दोनों देश के राजा क्या करते हैं? प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, और वो प्रधानमंत्री क्या करते हैं? अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करते हैं, और फिर उन्हीं के माध्यम से क्या होता है? इन दोनों देशों का एकीकरण होता है। अगर आप इटली की बात करें या जर्मनी की बात करें, दोनों देशों में क्या होता है? देखिए, इटली के एकीकरण में किसकी भूमिका है? काबूर की। और जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका है? बिस्मार्क की। काबूर कौन था? इटली का प्रधानमंत्री। बिस्मार्क कौन था? जर्मनी का प्रधानमंत्री। तो आपने क्या समझा कि इन दोनों देशों के एकीकरण में यहाँ के राजाओं की भूमिका है और यहाँ के प्रधानमंत्री की भूमिका रही है। तो ये समानता हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं। अब आइए, इस क्लास के लास्ट में हम क्लास को ख़त्म करने की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है? और हम बात करते हैं मारियान की और जर्मेनिया की। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, फ्रांस की क्रांति की जब हम बात करें ना, तो फ्रांस की क्रांति के दौर में कलाकारों ने क्या किया? नारी रूपकों का प्रयोग किया। किस चीज़ के लिए? तो अमूर्त विचारों को प्रकट करने के लिए। जैसे स्वतंत्रता है, मुक्ति है, ईर्ष्या है, लालच है, ये अमूर्त विचार होते हैं, मतलब इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। तो ऐसे विचारों को दिखाने के लिए स्त्री की प्रतिमा का प्रयोग किया गया, यानी रूपक का प्रयोग किया गया। कुछ कलाकारों ने महिला रूपकों का प्रयोग करके एकता के राष्ट्रीय प्रतीक को, मतलब महिला रूपकों का प्रयोग जो है ना, वो एकता के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में करते हैं। मारियाना और जर्मेनिया की बात करनी है अपने को। मारियान और जर्मेनिया, सबसे पहले हम मारियान की बात करते हैं। ये मारियान है, आप ख्याल रखिएगा, टाइपिंग एरर है, मारियाना नहीं है, क्या है? मारियान है, ठीक है? तो फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में लोकप्रिय ईसाई नाम दिया गया मारियान। और ये जो स्त्री की प्रतिमा है ना, उसमें आप क्या देखेंगे? लाल टोपी, तिरंगा, जो कि फ्रांस का तिरंगा, ठीक है? इसके अलावा कलगी यानी मुकुट, उसकी प्रतिमाएं जो है ना सार्वजनिक चौराहों पर लगा दी गई, ताकि लोगों को ना एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। यानी फ्रांस में जो मरियाना का तस्वीर है, या जो मरियाना की प्रतिमा है ना, वो एक एकता के प्रतीक के रूप में, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसी तरह अगर हम जर्मेनिया की बात करें, तो जर्मनी में जर्मन राष्ट्र के प्रतीक के रूप में ना जर्मेनिया को रूपक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। यानी जर्मेनिया के माध्यम से जर्मन राष्ट्र का प्रतीक इंगित होता है। इसमें क्या है? तो बलूत वृक्ष के पत्तों के मुकुट से इसे क्या किया गया है? सजाया गया है, क्योंकि जर्मनी में जो बलूत है ना, वो वीरता का प्रतीक है। तो ये याद रखिएगा, बलूत का पत्ता जो है किसका प्रतीक है? वीरता का प्रतीक है। अब ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, का उदय। अब आपसे ना एक लॉन्ग सवाल ये बनाया जा सकता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या रहा, या किन परिस्थितियों में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो अगर लॉन्ग प्रश्न आता है तो वो भी आप यहाँ से इजीली हैंडल कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे ये क्या हो गया? कीवर्ड्स हो गया। आपको कीवर्ड्स को ना याद रखना होता है, और फिर उसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है ना, वो तो ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाती है। तो देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण पहला रहा सामंतवाद का पतन। देखिए, सामंतवाद जो थे ना, उनके लिए राष्ट्रीयता कोई चीज़ नहीं थी, उनके लिए देश प्रेम कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या? ये सामंत ना आपस में ही लड़ाई झगड़े करने लगे, और इनसे ये काफ़ी हो गए कमज़ोर। और ये कमज़ोर हुए तो कौन मजबूत होगा? राज्य मजबूत होगा, और धीरे धीरे वो राज्य राष्ट्र राज्य के रूप में तब्दील हो जाएंगे। दूसरा कारण रहा धर्म सुधार और चर्च की अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का शिथिल पड़ जाना, यानी कमज़ोर पड़ जाना। देखिए, चर्च जो है ना, वो विभिन्न यूरोपीय देशों को अपने धार्मिक साम्राज्य का अंग मानता था। यानी जितने भी यूरोपीय देश हैं ना, वो क्या हैं? चर्च के धार्मिक साम्राज्य के अंग हैं, यानी उन्हें चर्च के अधीन रहकर अपना सत्ता
चलाना होगा, अपना शासन चलाना होगा। लेकिन 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन होते हैं, खास करके प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की बात करें, है ना, या प्रति सुधार आंदोलन, जिनके बारे में आप आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे। तो धर्म सुधार जब आंदोलन होता है ना, तो लोग जो है ना चर्च की अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का विरोध करने लगते हैं। और उस समय तक ना चर्च में भी काफ़ी सारे ना भ्रष्टाचार होने लगते हैं। तो लोगों के मन में चर्च के प्रति क्या है, गुस्सा है, ठीक है। और इस वजह से लोग चर्च का विरोध करते हैं। और जो राजा है ना, राजा की शक्ति में वृद्धि हो रही है, और वो राजा क्या करेगा, आवाम के फायदे के काम करेगा, लोगों की सुविधाओं को बढ़ाएगा। और इस वजह से धीरे धीरे यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों में राष्ट्रीयता की भावना का जो है विकास होगा। युद्ध, इसने भी क्या किया, राष्ट्रवाद के उदय में सहायता दिया। देखिए, युद्ध से भी क्या होता है, राष्ट्रवादी भावनाएं ना पनपने लगती है। आप खुद सोच के देखिए, अगर आज भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाए तो मतलब जी करेगा कि बस सरकार हमें हथियार दे दे और पाकिस्तान की सीमा पर हमें भेज दे, और हम पाकिस्तानियों को क्या करेंगे, 1 मिनट में सफाया कर देंगे। मतलब ये वाली फीलिंग आती है। तो होता क्या है कि जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है ना, तो उन देश की आवाम के बीच में भी क्या होता है, राष्ट्रीयता की भावना या एकजुटता की भावना पनपने लगती है। लोग अपने सारे मतभेद को भूल जाते हैं, और बस उन्हें क्या दिखता है कि ये हमारे देश का दुश्मन है। तो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में जो लगातार युद्ध हो रहा है ना, इन युद्धों ने भी क्या किया, इन देशों के अंदर राष्ट्रीय भावनाओं को पनपने में योगदान दिया। विदेशी शासन, विदेशी शासन का भी राष्ट्रीय भावना के पनपने में योगदान रहता है। अब भारत को ही देख लीजिए, हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, ठीक है, और वो हम पर अत्याचार करते थे। जब धीरे धीरे हमारे लोगों को समझ में आ गया कि ये दूसरों का शासन है और ये हम पर अत्याचार कर रहे हैं, तो लोग धीरे धीरे क्या हो गए, एकजुट हुए, और हमारे यहाँ भी क्या हुआ, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। ठीक इसी तरह इन यूरोप के देशों में भी हुआ। विदेशी शासक जो होते हैं वो अपनी शक्ति के नशे में आकर स्थानीय लोगों पर अत्याचार करते हैं, उन पर अन्याय करते हैं, और इस तरह से ये लोग अपना शोषण को देखते हुए एकजुट होते हैं, और एकजुट होकर फिर इस विदेशी शासकों के खिलाफ विद्रोह करना वो शुरू कर देते हैं। तो ये जो इकट्ठा मिलकर ये प्रयास करते हैं ना किसी विदेशी शासक के खिलाफ में, तो इससे क्या होता है, इनमें एकजुटता की भावना का विकास होता है, और उसी को तो कहते हैं हम राष्ट्रीयता की भावना, एक समान पहचान, है ना। इसके अलावा अन्याय के विरुद्ध प्रतिक्रिया, कई बार जब आपके साथ अन्याय होता है तो उसका जब आप विरोध करते हैं, या किसी समुदाय विशेष पर अन्याय होता है, तो वो समुदाय विशेष जो है ना एकजुट हो जाता है उस अन्याय करने वाले के खिलाफ, और इस तरह से एकजुटता के माध्यम से उसमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। आप खुद देख लीजिए एग्जाम्पल से, फ्रांस की जब क्रांति होती है उसके बाद वियना कॉन्फ्रेंस होता है, और वियना कॉन्फ्रेंस में एक तरह से राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने का प्रयास किया जाता है। दोबारा से फ्रांस में राजतंत्र की स्थापना हो जाती है, छोटे छोटे देशों को गुलाम बनाने का प्रयास किया जाता है। तो फिर क्या होगा, ये जो अन्याय हो रहा है ना, इन अन्याय ने राष्ट्रीय भावनाओं को और बढ़ावा दिया, और आप देखते ही देखते पाओगे कि स्वतंत्रता के लिए और अपने देश को आज़ाद रखने के लिए कई सारे आंदोलन जो है इन देशों में होने लगते हैं। और अंतिम कारण है विद्वानों का योगदान। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में आप विद्वानों के योगदान को कैसे भूल सकते हो, ठीक है। अनेक साहित्यकार हैं, कवि हैं, राजनीतिज्ञ हैं, दार्शनिक हैं, इन्होंने भी राष्ट्रीय भावनाओं के निर्माण में बड़ा योगदान दिया। कुछ नाम ख्याल रखिएगा, मैकियावेली की बात कर लें हम, जेएस मिल की बात कर लें, गैरीबॉल्डी है, काबूर है, मैजिनी है, इन सारे लोगों ने राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में योगदान दिया है, और इनके योगदान को आप नहीं भुला सकते। अब ना हम बात कर रहे हैं प्रमुख चित्रों की, और मैं 2 चित्र मात्र लेने वाला हूं। आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सी चित्र की बात करूंगा। देखिए, पहला चित्र जो है ये फ्रांस की मारियान का चित्र है, ठीक है, जो फ्रांस में राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के तौर पे देखी जाती है। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे स्त्री की जो प्रतिमा है कुछ इस तरह से दिखाई गई है, और यहाँ पे कुछ उन्हीं की प्रतिमा ऐसे दिखाई गई है। इनके एक हाथ में क्या है, लाल टोपी है, इस हाथ में देख लीजिए क्या दिख रहा है, ये फ्रांस का तिरंगा दिख रहा है, और नीचे जो है ये ध्वस्त है सब, है ना। ये क्या हुआ है, इन्होंने क्या किया है, जितने भी उस समय के राजशाही शासक थे उनको ध्वस्त कर दिया है, और फ्रांस के आवाम को एकजुटता के सूत्र में बांध दिया है। ये चित्र इस ओर इंगित करता है। इसी तरह जर्मेनिया की बात करें, आपके बुक में जर्मेनिया के कई सारे चित्र दिए गए हैं, उनमें से कुछ चित्रों को मैंने यहाँ पे समेटा हुआ है। 1848 में जब फ्रैंकफर्ट का संसद होता है ना, उस समय का ये चित्र है। इस चित्र को बनाया गया था सूती कपड़े पर, कि वहाँ पे जो चर्च था ना, मुझे ख्याल नहीं आ रहा उस चर्च का नाम, उस चर्च पे इसको क्या करना था, हैंग करना था। आप एनसीईआरटी देख सकते हैं कि कौन से चर्च की बात हो रही है।
यहाँ पे देखिए जर्मेनिया को यहाँ पे दिखाया गया है लेटा हुआ, हताश जर्मेनिया। और यहाँ पे जर्मेनिया जो है वो हाथों में देख लीजिए कवच लिए हुए है, इधर क्या है तलवार ली हुई है। और इस तलवार पे ना लिखा हुआ था क्या कि जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करता है। इसके अलावा ये ना बहुत ध्यान से आप इसको समझ लीजिए। इसको ध्यान से समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ चीज़ों का प्रयोग किया गया है। देखिए टूटी हुई बेरिया आप देख सकते हो, यहाँ पे टूटी हुई बेरिया है, दिख रहा है आपको? ये आज़ादी का प्रतीक है, आज़ादी का। बाज छाप कवच, जो बाज छाप कवच है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये किसका प्रतीक है? तो ये जर्मन साम्राज्य का शक्ति का प्रतीक है। बलूत पत्तियों का मुकुट, बलूत पत्तियों का मुकुट आप देख लीजिए, ये वीरता का प्रतीक है। तलवार मुकाबले की तैयारी को इंगित कर रहा है, यहाँ पे तलवार है। तलवार पर लिपटी जैतून की डालियाँ, ये देखिए तलवार पे लिपटी जैतून की डालियाँ हैं, ये शांति का प्रतीक है। अभी अभी अगर हम बात करें ना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ, अगर आप उसका भी प्रतीक देखेंगे ना तो उसमें आपको जैतून की पत्तियाँ दिखेंगी। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा आप समझ सकते हैं, फ्रांस के तिरंगे की बात हो रही है, ठीक है। ये उस समय का तिरंगा की सॉरी, ये काला, लाल और सुनहरा तिरंगा जो है ना, ये 1948 में जो उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था ना, जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने क्या किया था, प्रतिबंधित कर दिया था, वही झंडा यहाँ पे दिखाया गया है। उगते सूरज की किरणों की बात करें तो ये एक नए युग की शुरुआत की बात होती है। तो यहाँ पे ये सारे चित्र दिखाए गए हैं, ये इसका अर्थ क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार इन चीज़ों को दोबारा से ख्याल कर सकते हैं। अब आइए जाते जाते आपके सामने मैं ना छोटे छोटे कुछ सवाल छोड़ के जाता हूँ। वास्तव में ये एक ही सवाल है। यहाँ पे आप तीन चित्रों को देख रहे हैं, आप एक बार देख लीजिए। ये चित्र दिख रहा है आपको एक, जिसको मैंने ए मार्क किया है। दूसरा चित्र जो है इसको मैंने बी मार्क किया है और तीसरा चित्र देखें तो यहाँ पे मैंने सी मार्क किया है, ठीक है। इन तीनों चित्रों को आपको पहचानना है और पहचान कर बताना है कि ये किसके चित्र हैं। यानी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये ए, बी और सी किसके चित्र हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि अभी जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय मैंने आपको पढ़ाया, इसी चैप्टर के अंदर इन तीनों व्यक्तियों के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कमेंट में बताएंगे कि ये तीनों चित्र जो है ना वो किसके हैं। तो फिलहाल इस चैप्टर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम इतिहास में ही अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।